गहरे समुद्र से कच्चे तेल और नेचुरल गैस निकाले जाएंगे। इसके लिए आज कैबिनेट ने समुद्र मंथन स्कीम को मंजूरी दे दी है। सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले आपको ये खबर बताई थी। कैबिनेट ने और क्या-क्या फैसले लिए हैं, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, कैबिनेट ने आज और कौन-कौन से बड़े फैसले लिए हैं? जी हाँ, कैबिनेट ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। जो फैसले हैं वो करीब 4,51,000 करोड़ रुपए के फैसले हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला समुद्र मंथन स्कीम को लेकर के है। जैसा कि सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था, कैबिनेट ने समुद्र मंथन स्कीम को मंजूरी दे दी है। यह समुद्र मंथन स्कीम जो है दरअसल 84,084 करोड़ रुपए की स्कीम होगी। इस स्कीम के तहत गहरे समुद्र में जाकर के कच्चा तेल और नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करने के लिए, उनको वहां खोजने के लिए जो कोशिशें की जाएंगी, जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उसके लिए इस स्कीम को लाया गया है। इस स्कीम के तहत ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाएंगे, ऐसे कंपनियों को मदद दी जाएगी जो जोखिम लेकर के गहरे समुद्र में जाकर के कच्चा तेल या फिर नेचुरल गैस ढूंढ रहे होते हैं। इस स्कीम के तहत सरकार का अनुमान यह है कि 600 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा का तेल, कच्चा तेल और नेचुरल गैस के भंडार की खोज की जा सकेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो ये खासतौर से ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनके लिए अच्छी खबर है। और अभी हमने जो देखा, यूएस ईरान युद्ध के चलते जो कच्चे तेल और नेचुरल गैस की जो किल्लत हो रही थी, वो किल्लत स्थायी तौर पर ना रहे, लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत, ऊर्जा सुरक्षा के तहत सरकार ने इस समुद्र मंथन स्कीम को मंजूरी दी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो दरअसल प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी गई है। ये सूर्य सरोवर योजना के तहत 5,070 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। इसके तहत जितने भी बांध हैं, जितने भी तालाब हैं, उन सब जगहों पर फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यानी सोलर पैनल रहेगा जो पानी के साथ तैरता रहेगा और उससे करीब 5,000 मेगावाट पावर, सोलर पावर क्षमता जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें कम से कम 2 घंटे की स्टोरेज कैपेसिटी भी होगी। ये भी इसकी खासियत है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की, जो 5 साल के लिए है। एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार 2 स्कीम लाएगी, जिसमें 36,441 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। खेलो इंडिया स्कीम के तहत विशेष आवंटन किया जाएगा और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्कीम भी सरकार इसके तहत लाई है। एक और महत्वपूर्ण फैसला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत किसानों के खाते में सीधे पैसे दिए जाते हैं, वो अगले 5 साल तक जारी रहेंगे, 2030-31 तक जारी रहेंगे। इस पर सरकार करीब 3,15,614 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं जिसको कैबिनेट ने आज की बैठक में मंजूरी दी है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कपड़े खरीदते समय अक्सर एक ब्रांड का मीडियम साइज दूसरे ब्रांड के लार्ज जितना निकलता है, लेकिन अब ये परेशानी जल्द खत्म हो सकती है। टेक्सटाइल मंत्रालय देश भर में कपड़ों की साइजिंग के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है, ताकि ग्राहकों को सही फिट मिले और बार बार एक्सचेंज या रिटर्न की जरूरत कम पड़े। ज्यादा डिटेल्स बता रही है दीपाली नंदा। अक्सर जब हम शॉपिंग पर जाते हैं तो हमारे माइंड में साइज को लेकर एक बड़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स हैं और अलग अलग ब्रांड्स के साइजिंग भी अलग अलग किए गए हैं। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जिस तरह से देख सकते हैं, अगर मेंस वेयर की बात करें तो ये यूएस पोलो की एक फॉर्मल शर्ट है और इसमें आप एल साइज में देख रहे हैं 42 सेंटीमीटर का यहाँ पर मेजरमेंट दिया गया है। वहीं जब आप दूसरे ब्रांड की तरफ जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे अवेगा की ये फॉर्मल शर्ट है और यहाँ पर जो एल साइज है उसमें 40 सेंटीमीटर को मेंशन किया गया है। यानी कि है तो ये दोनों शर्ट्स एल, लेकिन साइजिंग जो देखेंगे यहाँ पर 42 सेंटीमीटर दिख रहा है और यहाँ पर 40 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो ये एक बड़ी कंफ्यूजन है जो हर एक शॉपर को फेस करनी पड़ती है, चाहे हम मेंस वेयर की बात करें या फिर विमेंस वेयर की बात करें। लेकिन अब ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है, एक नेशनल फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है अपैरल साइजिंग को लेकर, जिसके तहत जितने भी ब्रांड्स हैं अक्रॉस द ब्रांड्स आपको मीडियम, लार्ज और एस, अगर हम स्मॉल साइज की बात करें, इसी तरह की साइजिंग देखने को मिलेगी। कोई भी न्यूमेरिकल साइजिंग उसमें मेंशन नहीं की जाएगी। कितना आसान हो जाएगा शॉपिंग करना, ये हम कुछ कस्टमर से ही जानते हैं। आप यहाँ पर क्या खरीदने के लिए आए हैं? मैम एक्चुअली मैं यहाँ पे शर्ट खरीदने आया हूँ, तो मैं यही नोटिस कर रहा था आपको भी, जो आप बोल रहे थे कि हर कंपनी के साइड डिफर हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें होता क्या है मैडम कि अगर हमारे फैमिली वाले अगर शॉपिंग करने आते हैं हमारे लिए या हमारे फैमिली के किसी मेंबर के लिए गिफ्टिंग पर्पज से, तो इसमें कंफ्यूजन ये है कि साइज हर कंपनी के अलग अलग है।
जैसे कि मेरे को 42 आता है कलर प्लस का, अगर मैं बात करूं यूएस पोलो की तो उसमें मेरे को 44 आएगा, जैसे मैंने अभी ट्राई करके देखा। तो ये बहुत बड़ी डिफरेंस है कि अगर मैं अपनी मम्मी को बोलता हूँ कि वो 42 नंबर लेकर आए मेरे लिए, वो अलग ब्रांड का कोई और साइज है। हाँ, नेक्स्ट ब्रांड का किसी का भी 42 लेकर आएंगे तो मेरे लिए शायद वो अनकंफर्टेबल है, छोटा हो जाएगा। फ्यूजन विमेन्स वेयर में भी होती है, लेकिन जल्द ही इसी का ही समाधान निकाला है टेक्सटाइल मंत्रालय ने। जो एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क लाया जाएगा उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं, सिर्फ स्मॉल, मीडियम और लार्ज होगा, और जो इंडियन बॉडी शेप है उसी के हिसाब से ये स्टैंडर्ड सरकार तैयार कर रही है। टेक्सटाइल मंत्रालय और इंडस्ट्री के साथ मिलकर इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और ठीक उसी तरह जिस तरह से विदेशों में, अमेरिका की बात करें, यूरोप में बात करें, जो एक स्टैंडर्ड होते हैं अपैरल में, उसी तरह के स्टैंडर्ड यहाँ पर भी आपको जल्द ही लागू होते हुए दिखाई देंगे। दीपाली नंदा, दिल्ली। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन बनने को लेकर मोबाइल और टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी डिक्सन काफी उत्साहित है। कंपनी इसमें कितना निवेश करेगी, इस पर कंपनी के एमडी अतुल लाल से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। आज सर देश का पहला टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन बनने जा रहा है, आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आप लोग भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे? देखिए, एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और विजनरी इनिशिएटिव है। हम डेफिनेटली डिक्सन से पार्टिसिपेट करेंगे इस TMZ ग्वालियर में। हमारे बहुत सारे स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, मगर जो ये पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट और MP गवर्नमेंट का है, मैं सारे अपने फेलो इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, इससे बेटर पैकेज हो नहीं सकता। सो हम सबको इस इनिशिएटिव को आगे ले जाना है और एक होलिस्टिक पूरी वैल्यू चेन, जैसे मंत्री जी ने कहा, राइट फ्रॉम डिज़ाइन, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ इंडिया मार्केट के लिए नहीं, ग्लोबल मार्केट के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। सर, एनी इन्वेस्टमेंट यू कैन से यू आर कमिटिंग? या वी गोइंग टू बी कमिटिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट। सर, एक और सवाल खासतौर पे अभी सरकार ने टेलीकॉम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है, 62,000 करोड़ रुपए की, तो उसका भी आप फायदा उठाएंगे? कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? और सर स्पेसिफिकली आपका डिक्सन और वीवो का JV भी फाइनलाइज हो गया है, उसका अप्रूवल मिल गया गवर्नमेंट का, उसको किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? उसको भी आगे बढ़ाएंगे। टेलीकॉम और मोबाइल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी ऑप्टिमस इंफ्राकॉम ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में करीब 150 करोड़ का निवेश करेगी। मोबाइल PLI को लेकर कंपनी की क्या है योजना, इस पर कंपनी के चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता से बात की असीम मनचंदा ने। टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन बनने जा रहा है पहला देश का, आप किस तरह से देखते हैं? आपकी कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है? देखिए, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत के लिए, और क्योंकि हमारी कंपनी ऑलरेडी टेलीकॉम में काम कर रही है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि सप्लाई चेन को डेवलप किया जाए, और जो TMU जो बन रहा है इसके अंदर जो भी उचित फैसिलिटी अवेलेबल होगी, हमारी कंपनी सीरियसली इन्वेस्ट करेगी, जिससे कि देश आगे बढ़ सके। कोई फिगर है सर आपके माइंड में कितने? अराउंड 150 करोड़ रुपीस हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। स्पेसिफिकली सर, हाल में सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए PLI 2.0 को भी हरी झंडी दी, तो उसमें भी कुछ आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं? ऑलरेडी मोबाइल PLI के अंदर इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, और जो भी अब इंडियन को सपोर्ट करी है सरकार, उसमें हम तेजी से काम कर रहे हैं। ठीक है सर, 4 से 8% इंसेंटिव, खासतौर पे अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको लगता है ये देश के लिए बहुत रिवॉल्यूशनरी स्कीम है इंडियन ब्रांड्स को बड़ा करने के लिए, जिसमें R&D, लोकल कंपोनेंट, सबका सम्मिश्रण किया गया है, और ये एक नई दिशा में देश बढ़ रहा है, जिससे कि इंडियन मोबाइल्स को एक नई डायरेक्शन मिलेगी, और हम उसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आज संसद भवन परिसर में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सांसद पप्पू यादव पंडित बनकर संसद भवन पहुंचे। उनके हाथों में रामलल्ला का फोटो था। वो दान पात्र भी साथ लेकर संसद पहुंचे थे। संसद भवन परिसर में वो सांसदों के बीच बैठ गए और विपक्ष के सभी सांसद उन्हें घेरे हुए थे। इसी बीच राहुल गांधी वहां पहुंचे। राहुल गांधी दान पात्र में दान देना चाह रहे थे, लेकिन पप्पू यादव ने दान पात्र में पैसा लेने से मना कर दिया और वो सीधे पैसा अपने पास रखने लगे। अपने इस अनोखे प्रदर्शन पर पप्पू यादव ने क्या कहा, सुनिए। राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे, हमारे जीवन में सीख, चरित्र में सीख, मन में सीख, विचार में राम, तन में राम, चिंतन में राम, चरित्र में राम, जीवन में सीख। और उसके बाद त्रेता युग के राम द्वापर लाए, ऑडिट से हटा दिया, TI से हटा दिए, उद्घाटन जब आप किए, जब पूरी आस्था के
को खंजर भोंका और भगवान के नाम पर गद्दारी की। अरे लेकिन ये क्या है भगवान, मतलब ये तो कह रहा हूँ, लोग कहेंगे ना कि भगवा का आपने भी तो अपमान किया, कहेंगे ना। हमको तो समझ में नहीं आता है। ये वो आस्था है जिन लोगों ने भगवा पहन करके पर्ची निकाला, दुराचारी थे, बलात्कारी भगवा पहन के भगवा का आस्था पर जो विश्वास को ठेस पहुंचा है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी को दान पात्र में आपने पैसा क्यों नहीं डालने दिया? क्यों छीन लिया आपने? भैया हमारा धर्म और कर्म है चोरी करना, छीनना। इधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों के परिधान का जिक्र किया। स्पीकर ने साफ कहा कि सांसद भेष बदल कर ना आए, संसद की गरिमा को बनाए रखे। मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद बृजलाल ने भी पप्पू यादव पर निशाना साधा, उनके विरोध के तरीके को ड्रामा बताया। नहीं, ये उचित नहीं है। हमेशा संसद में एक जो मर्यादा पूर्वक आपको रहना चाहिए, मर्यादा तब और मर्यादा पूर्वक वस्त्र पहनने चाहिए। केवल नौटंकी कर रहे हैं जिनको ये हमेशा हिंदुत्व का, सनातन का विरोध करते हैं और यहाँ भगवा पहन करके पगड़ी बांध करके ड्रामा कर रहे हैं। ये ड्रामा जो है ये किसी धर्म के, हिंदू धर्म के, सनातन के आप मजाक उड़ा रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, जिसके मैं निंदा करता हूँ। आज इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। ऐसे में टैक्स पेयर्स के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। कौन सा आईटीआर फॉर्म भरे, कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है, किसे रिटर्न भरना चाहिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई उलझन है तो आईटीआर से जुड़े आपके हर सवाल का आसान और सटीक जवाब जानने के लिए सुनिए हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय की टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली के साथ खास बातचीत। माल पानी कमा रहे हैं, रिटर्न फाइल किया कि नहीं किया, उलझन है, कंफ्यूजन है, सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे। कोहली साहब हमारे साथ है। कोहली साहब, अगर हमारी आमदनी मान लिया जाए 2.5 लाख रुपए है, रिटर्न फाइल करना चाहिए? 2.5 लाख है, ओल्ड रिजीम में है, उससे नीचे है, साधारणतया नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी आमदनी 4 लाख रुपए है तो न्यू रिजीम में है, पहले चेक कर लीजिए ओल्ड और न्यू रिजीम के हिसाब से। अगर न्यू रिजीम चूज कर रहे हैं तो 4 लाख, वो 2.5 लाख 4 लाख बन जाता है, फिर जरूरत नहीं है। पर अगर रिफंड, मैं उस पर आऊंगा। मान लिया हमारी आमदनी 2,51,000 रुपए है तो फिर फाइल करना पड़ेगा अगर ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं। अगर मान लिया 2.5 लाख से कम है तो किन किन हालात में फाइल करना हो? तो फिर रिफंड है, सबसे पहले तो रिफंड है, फाइल करना पड़ेगा। कोई बैंक में बड़े ट्रांजैक्शन किए हैं आपने तो फाइल करना पड़ेगा। कोई प्रॉपर्टी जिसमें ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है पर ट्रांजैक्शन किया है तो फाइल करना चाहिए। अगर हमने साल भर में 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल चुका है, आमदनी 2.5 लाख से कम है, तो फिर करना चाहिए। इन सारे हालात में फिर तो वो सारे के सारे क्रेडिट कार्ड में आपने 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया है, आपने बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा भरा है, फिर वो सारी कंडीशन अप्लाई हो जाती है। आपकी आमदनी 2.5 लाख से कम हो या 4 लाख से कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल हो, चलिए हम रिटर्न फाइल करने चल देते हैं। फॉर्म कैसे चुने? फॉर्म चुने अगर आपकी सैलरी से इनकम है, एक प्रॉपर्टी है और थोड़ा बहुत कैपिटल गेन है, ITR 1। अच्छा। अगर आपका कैपिटल लॉस है, शेयर में ज्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं, ITR 2। और अगर आपकी साथ में कंसल्टेंसी या बिजनेस इनकम है, ITR 3। और अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्स यानी कि जिसमें वो बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखनी होती तो फिर ITR 4, उसको सुगम कहते हैं, पहले वाले को सरल कहते हैं। सरल भाषा में, अगर हमें सिर्फ सैलरी से आमदनी है तो कौन सा फॉर्म? अगर खाली सैलरी से आमदनी है तो ITR 1 चल जाएगा। शर्त यह है कि एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आपका कैपिटल लॉस वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर इतना है, ये 3 सोर्सेज हैं तो ITR 1 चल जाएगा। सैलरी चाहे कितनी भी हो? सैलरी चाहे नहीं, सैलरी कितनी भी हो नहीं चलेगा, 50 लाख तक का है। अच्छा, 50 लाख से ज्यादा सैलरी है, सिर्फ सैलरी से आमदनी है तब तो फिर ITR 2 पे आ जाइए। अच्छा, मान लिया सैलरी से आमदनी, थोड़ा बहुत शेयर से आमदनी हो रही है तो थोड़ी बहुत शेयर्स में आमदनी हो रही है, 50 लाख से कम सैलरी है, ITR 1 चल जाएगा। ITR 1 चल जाएगा। और मान लिया शेयर से ठीक ठाक आमदनी हो, घर से आमदनी हो रही है, 2 प्रॉपर्टी हो तो ITR 2 पे चले जाइए, आंख बंद कर। तो ज्यादातर मामले में ITR 2 फाइल। ITR 2 थोड़ा लंबा है। अच्छा, मान लिया जाए 31 जुलाई नजदीक आ गई, अब तो ITR फाइल करने का आखिरी समय है। दस्तावेज नहीं है लोगों के पास, कंफ्यूजन है, किसी के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, किसी के पास कैपिटल गेन्स लॉस का हिसाब किताब नहीं, क्या करें? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि समय बहुत कम बचा है। मान लीजिए आप फंस गए हैं, कोई कागज नहीं आया है, तो इसमें बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, आप 2 चीजें कर सकते हैं। या तो आप बिलेटेड रिटर्न का फायदा उठा सकते हैं, यानी कि 31 दिसंबर तक
आप एक फी जमा करके फाइल कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि रिटर्न फाइल कर रहे हैं आधी अधूरी, उसके बाद उसको रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर तक बिना फी दिए और 31 मार्च तक 5,000 रुपए फी देके, तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मान लिया हम 5,000 रुपए देने को तैयार, हम सोचे 31 जुलाई के बाद ही करेंगे, तो नुकसान है क्या? 5,000 का देखिए, बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न को बहुत अच्छे से देखा नहीं जाता है। तो मैं ये सलाह दूंगा, मजबूरी हो तभी करिए, जानबूझ के या आलस में आके के छोड़ो अभी तो आज 2 दिन में मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सोच के मत करिए। तो क्या करें? नहीं, फिर फाइल कर दीजिए ना। फाइल कर, जितनी जानकारी उतने से फाइल कर, उतना फाइल कर दीजिए, क्योंकि अगर देखिए अगर कागजात ही नहीं है, दस्तावेज ही नहीं है, फिर तो आप मजबूरी है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे लोग लक्ष्मण एक और काम कर रहे हैं, तीसरा वो क्या कर रहे हैं कि उनकी जो मान लीजिए कहीं से ट्यूशन वगैरह की कमाई है, कहीं छोटी मोटी कंसल्टेंसी आई, उसको फिर वो बिजनेस रिटर्न में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी डेट फिर 31 अगस्त हो जाती है। अच्छा, तो उसको वो बिजनेस कैटेगरी में लेके तो 1 महीने का समय और मिल जाता है। चलिए एक नजर आज के बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। ओवरऑल कैसे रहा आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन यानी फ्राइडे का सेशन और सुपर रहा ये सेशन आज का। निचले स्तरों से जो है वो स्मार्ट बुल्स ने रिकवरी की और अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें आज के, तो निफ्टी यहां पर करीब 70 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है निचले स्तरों से रिकवरी के साथ। लेकिन बैंक निफ्टी आज यहां पर भी अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली और क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहां पर 100 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहां पर भी आज काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली और इन्होंने भी बाजार को काफी अच्छे से सपोर्ट किया। लेकिन सेक्टोरियल पिक्चर यहां पर देखिए, इंडिया विक्स एक कूल ऑफ आया है करीब 3% से ज्यादा का, उससे आज बाजारों को सपोर्ट मिला। क्रूड ऑयल जो है वहां पर नरमी आई, रुपए में मजबूती आई और बाजार की पिक्चर जो है वो काफी अच्छी नजर आ रही है। अगर बात करें आईटी की, तो जो आईटी की 5 दिनों की तेजी है वहां पर आज कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आया। चिप शेयरों में रिवर्सल आया और वहां से आईटी की जो रैली है आज कहीं ना कहीं फिजल आउट होती हुई नजर आई। एफएमसीजी आज यहां पर भी डेंट पड़ता हुआ नजर आया, लेकिन उसके अलावा सारे ही सेक्टर में काफी अच्छा कारोबार देखने को मिला। कैपिटल मार्केट, डिफेंस, पीएसयू बैंक, ऑटो, कैपिटल गुड, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, रियलिटी, फार्मा, मेटल, ये सारे ही इंडेक्स थे जहां पर काफी अच्छी खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिली। लेकिन निफ्टी 50 के कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं, यानी आज के निफ्टी 50 गेनर्स में देखें तो यहां पर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही के नतीजे आए और नतीजे काफी अच्छे रहे, बाजार को पसंद आए और नतीजों का रिवॉर्ड इनको मिलता हुआ करीब 7 से 8% की तेजी यहां पर देखी गई दोनों ही शेयरों में। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल यहां पर भी आज अच्छे मूव्स देखे गए। इसके अलावा एमएनएम नतीजों के बाद कल भी ये स्टॉक चला था और आज भी यहां पर 3.5% के गेन्स देखने को मिले। लेकिन निफ्टी 50 को ड्रैग करने की कोशिश कौन से शेयरों ने की, यानी निफ्टी 50 लूजर्स कौन से रहे, वो है टीसीएस, इटर्नल, मैक्स हेल्थ केयर और इन्फोसिस। ये सारे काउंटर थे जिन्होंने आज बाजार को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं किया। लेकिन एक और स्पेस आज फोकस में रहा, वो है आईटी स्पेस। पूरे स्पेस में गिरावट दिखी और जो लीडिंग काउंटर थे इस गिरावट के वो हैं टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीएम और कोफोर्ज। ये सारे काउंटर थे जिन्होंने जो आईटी की गिरावट है उसे लीड किया। लेकिन कैपिटल मार्केट कल एक खराब कारोबार देखने को मिला, लेकिन आज यहां पर काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली। और काउंटर्स की बात करें तो बीएससी, एचडीएफसी, एमसी, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल और सारे ही काउंटर इस स्पेस के अच्छा कारोबार करते हुए नजर आए। तो फ्राइडे का सेशन काफी अच्छा रहा आज मार्केट के लिए। बाजार में बुल्स की वापसी हुई है। आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तेजी कितनी टिकाऊ, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर।